सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस के अंदर फिजिक्स का। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। एकदम पहली क्लास है, एकदम हम लोग बेसिक्स को पढ़ेंगे, ध्यान से इसको पढ़िएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो उसी पे ये वाला एक क्वेश्चन है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जहां पर आपको एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 5,2 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आर मतलब प्रोजेक्शन क्या होगा और थीटा एंगल क्या होगा। ठीक है, ये दोनों अगर आपको निकालना है, अगर आपको आता है ये तो आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले एक बार समझते हैं 5-10 मिनट में, उसके बाद फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन फाइनली ट्राई करते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा आसान है, उसमें आपको इमेजिनेशन का जरूरत उतना नहीं है। लेकिन जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि दोनों 3 डायमेंशनल है, इसके जस्ट बाद एक वीडियो और आएगा जो कि स्फेरिकल का होगा और सिलिंड्रिकल का होगा। दोनों में आपको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन का बहुत जरूरत होगा और वहां पर थोड़ा हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये पोलर सिस्टम एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है 2 डायमेंशनल के लिए, उसके बाद स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, इसी से हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम लोग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग इसमें यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, E1 कैप, E2 कैप और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक बात सही है कि इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम है। ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वेक्टर कैलकुलस का लास्ट पार्ट है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम लोग को पढ़ना है ये कि 2 डायमेंशनल है, ये जो अभी हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि 3 डायमेंशनल है। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये भी आपका क्या है, 3 डायमेंशनल है। ये भी आपका क्या है, 3 डायमेंशनल। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ाई होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। हालांकि ग्रेडियंट का वीडियो पहले से ही अपलोडेड है इसमें, लेकिन फिर से हम लोग एक बार इसको फिर से समझेंगे ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद। हालांकि अगर आप यहां तक समझ जाते हैं तो ग्रेडियंट वाला वीडियो जो अपलोडेड है उसको देख सकते हैं। ग्रेडियंट हम लोग निकालेंगे किसका, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 5th में क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डाइवर्जेंस किसका, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसके बाद फाइनली हम लोग निकालेंगे कर्ल किसका, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, कर्ल लास्ट टॉपिक होगा। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना क्वेश्चन नहीं करना है, ये इन तीनों में तो हम लोग को डेरिवेशन करना है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसमें बेसिकली हम लोग को डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही तीनों ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। चलिए तो हम लोग ये न्यूमेरिकल करना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लिखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली कैसा है, 2 डायमेंशनल है। मतलब यहां पर जो आपका एक्सिस होगा,
ये मान लीजिए ये प्रोजेक्शन आर है, ठीक है। इस प्रोजेक्शन आर में हम लोग इधर लेते हैं, इस तरफ हम लोग ले रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं एक्स एक्सिस। तो फिर ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर एक एंगल थीटा लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर अभी हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं, जिसका मेजरमेंट हम लोग किस तरफ से करेंगे, जिसका मेजरमेंट हम लोग यहां से इस तरफ करेंगे, थीटा एंगल का मेजरमेंट। इसी के बाद जब आप ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल पढ़िएगा तो उसमें थीटा नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। यहां पर फिर हम लोग एक और एंगल लेंगे फाइव। तो समझिए, पहले इसको समझिए। यहां पर हम लोग ये वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस के जस्ट पैरेलल है क्या, y, और ये x एक्सिस का है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x। तो हम लोग ऐसे x और y का वैल्यू निकाल लिए। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना क्या है, बस छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना है। हम लोग को क्या क्या निकालना है, यहाँ पर हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, और r का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज r? r इज अ प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। यहां पर का जो कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट का, इस ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट x, y को डिफाइन करेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग पहले ऐसे करते हैं कि हम लोग x निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं। तो निकालिए x। तो x कैसे निकलेगा, तो x के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर ले लेते हैं, सबसे पहले चलिए हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। तो व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है इसमें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। देन परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिखना है, y। और हाइपोटेन्यूज ये हो गया आपका, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। और थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये तब ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हम लोग किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को तो बता ही सकते हैं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, और ये परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होगा, तो जहां एंगल बनता है, कोई भी एंगल हो, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, या तो 90 से बड़ा होना चाहिए। तो वो जो थीटा एंगल होगा, वो उसके जो जस्ट सामने वाला लाइन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहां हम लोग परपेंडिकुलर की जगह y ले लिया, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो यहां से अगर हम लोग y निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं x के लिए क्या करेंगे, cos थीटा चलिए लेते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस तो आपका ये है ना, बेस तो आपका ये है। तो बेस हम लोग कितना ले लेंगे, x। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, r। हाइपोटेन्यूज इज r। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, तो r को इधर भेज दीजिए, तो x विल बी r cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x भी निकल गया, y भी निकल गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, हम लोग का x और y निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं थीटा। तो आप ध्यान से समझिए, हम लोग cos थीटा और sin थीटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को यूज कर चुके हैं। तो हम लोग ये थीटा को इवैल्यूएट करने के लिए अब tan का यूज करेंगे, है ना। तो tan थीटा क्या होता है आपका, what is tan theta, what is tan theta? So tan theta is perpendicular by base. So what is perpendicular, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर को y, और बेस कौन है, x। बेस है x। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर के जगह पे ये वैल्यू y, और बेस के जगह पे ये वैल्यू x। तो यहां से tan थीटा तो नहीं निकालना था हम लोग को निकालना था थीटा। तो थीटा निकालना था, तो यहां से थीटा को रहने दीजिए और tan को इनवर्स में भेज दीजिए। तो tan इनवर्स y बाई x, tan को इधर भेज दिए, तो ये निकल गया हम लोग का थीटा का वैल्यू। तो आपका थीटा भी निकल गया, इक्वेशन नंबर 3। सो आपका x निकल गया, y निकल गया, और थीटा निकल गया, बचा r। तो r तो आप लोग जानते ही है, यहां पर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सो r विल बी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे करके हम लोग r x थीटा सब निकल गया यहां पर, ठीक है। तो
ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग समझते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, तो दो पोल्स होता है, मतलब x और y। इसी x और y के हिसाब से हम लोग y r थीटा और x और tan थीटा, मतलब tan थीटा के हेल्प से थीटा निकालते हैं, sin थीटा के हेल्प से हम लोग y निकालते हैं, और cos थीटा के हेल्प से हम लोग x निकालते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, चलिए उसको हम लोग करते हैं इन सब के हेल्प से। तो इसको एक जगह लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग वो वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा कहानी किसका हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, उसमें कुछ नहीं है, वो बन जाएगा। मेन तो हम लोग को यहाँ कहाँ से पढ़ना है, मेन स्टार्ट कहाँ से होता है इसमें पढ़ाई, ये जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेन हम लोग इसको स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन पढ़ाई वहीं से एक्चुअल में आपका शुरू होता है ना। तो वो वाला क्वेश्चन ये था कि आपको एक्सिस दिया हुआ था, पहले हम लोग फॉर्मूला कितना पढ़ लिए, हम लोग ये पढ़ लिए कि y इज इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू होता है r कॉस थीटा। उसके बाद थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y बाई x। उसके बाद हम लोग निकाल लिए, इसके बाद हम लोग r भी निकाल लिए थे, r होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल ये सब के बारे में पढ़ेंगे, एक वीडियो आएगा अलग अलग, तो वो 3 डायमेंशनल होगा, तो उसमें वो समझने वाला ज्यादा है, क्योंकि उसमें हम लोग ना प्लेन का बात करते हैं, क्योंकि तीनों आ जाता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल है ना, तीनों एक्सिस आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि ये आपका यहाँ पर एक रेक्टेंगल था, सॉरी रेक्टेंगल ही था शायद, ये इस टाइप का रेक्टेंगल था, और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 5,2, और आपसे पूछा गया था कि r बताइए, अब तो आप खुद ही बना लेंगे, थीटा बताइए और r और थीटा बताइए। तो अगर ये 5 है ये 2 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा x और ये 2 हो जाएगा y। तो आपको ये वाला मिल गया। ये पार्ट किसको, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं y, है ना। तो y हम लोग का कितना है 2, सॉरी इसको हम लोग x बोलते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये x एक्सिस है ना। तो ये y हम लोग का ये x कितना है 5 और y कितना है 2। ठीक है, तो आप यहाँ से r निकालिए, तो r का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज x, x इज 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस y इज 2, 2 का स्क्वायर। (25 plus 4 which is root under 29). So r is root under 29। ओके, अच्छा आपको थीटा निकालना है, तो थीटा में कौन सा फॉर्मूला लिखेगा, थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा इज tan इनवर्स y बाई एक्स, तो थीटा विल बी tan इनवर्स y कितना है आपका, y है 2 और x कितना है 5। तो देखिए इतना सिंपल था इसको निकालना, अगर आपको ये पढ़ा हुआ था। r कितना आया, r आया रूट अंडर 29। अगर ये आपका पढ़ा हुआ है तो कितना आसान है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हैंडल करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है। उसका पहले हम लोग इसी तरीके से फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि प्लेन में हम लोग उसको कैसे समझ रहे हैं। मतलब वहां पर ना बेसिकली 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट भी आएगा, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, तो नया नया यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। तो पहले हम लोग ना वो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट करने से पहले हम लोग यूनिट वेक्टर को समझ लेंगे द बेसिक्स से। ठीक है, ओके, थैंक यू।